हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में यूजीसी नेट 2023 दिसंबर के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 है ये। और 3 टेस्ट आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा, आप जरूर इससे प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। और विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए। यहाँ पे आपको सारे ही चैप्टर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डीआई और पैसेज को छोड़कर। बाकी सारे से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। पहले आप आंसर खुद लिख लें, फिर उसे मिला लें। देखते हैं, फर्स्ट है, which of the following are the intellectual development characteristics of adolescent? यहाँ पे पूछ रहा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड होना चाहिए। इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट इमोशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग, स्पैन ऑफ अटेंशन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलेक्चुअल जो होता है डेवलपमेंट वो मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यहाँ पे दिया एब्स्ट्रैक्ट इमोशन, इमोशन नहीं आता है। यहाँ पे रीजनिंग स्किल, इम्पल्स कंट्रोल, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये सारे ही हैं जो मेंटल मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे वर्ड को चेंज कर कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी दे देगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कभी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कभी मेंटल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं है, तो यहाँ से हम हटा देंगे बी एंड आंसर हो जाएगा हमारा ए, सी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं, in case of focus of research is to improve a school in which students are participants and research supervisors are teachers, such research is termed as। यहाँ पे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये 2023 जून में पूछा गया है, 14 जून का ये क्वेश्चन है। उसमें ये क्वेश्चन रिसर्च का क्वेश्चन आया था। तो यह क्या है इसका, बेसिक रिसर्च, ट्रेडिशनल रिसर्च, सुपरवाइजरी रिसर्च एंड एक्सटर्नल रिसर्च। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सुपरवाइजरी रिसर्च जैसा कोई रिसर्च ऐसा कोई टर्म नहीं है, ये कट हो जाएगा। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डेफिनेशंस से रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट की स्टडी की जाती है। तो यहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टर्म हो, ये सब बेसिक रिसर्च में आते हैं। ट्रेडिशनल रिसर्च क्या है, ये एक बहुत बड़ा टर्म हो गया। ट्रेडिशनल रिसर्च मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड्स रिसर्च के होते हैं वो सारे ही इसके अंडर आ जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोला इम्प्रूव अ स्कूल, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात की जाए। ये एक अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है जो कि एक्शन रिसर्च है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है एंड रिसर्चर एंड रिसर्च सुपरवाइजर्स कौन है, टीचर्स हैं। जहाँ इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका एक्शन रिसर्च। कॉलेज में अगर स्कूल कॉलेज ये सब जगह पे अगर रिसर्च की बात की जाए, इस तरह के इम्प्रूवमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे हमें एक्शन रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, when communicators use their positive or good image to reduce negative feelings towards a product brand is implies क्या होगा, the principle of congruity, the principle of conformity, the principle of convenience and principle of conviction। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी। मीन्स ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो कि बताता है कंज्यूमर्स लाइक टू सी सीमिंगली रिलेटेड ऑब्जेक्ट एज बीइंग एज सिमिलर एज पॉसिबल इन देयर फेवरेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आप पहले आंसर टिक कर ले, उसके बाद मिला ले और देख ले कि आप कितना स्कोर करते हैं, और आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, which of the following are considered as more trustworthy than others in communication।
यहाँ पे पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखा है, इसमें से सबसे ज्यादा किसे मोर ट्रस्टवर्दी कंसिडर किया जाएगा, किसकी बातों पे आप ज्यादा भरोसा करेंगे, एक सेल्स पर्सन की बातों पे, पेड रिव्यूअर, फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, इसमें से ऐसा कौन है जिसकी बातों पे आप ज्यादा भरोसा करेंगे? सेल्स पर्सन, क्योंकि उसका प्रोडक्ट है तो वो ऑब्वियस है वो तारीफ करेगा। पेड रिव्यूअर, ऐसा रिव्यूअर जो जिन्हें पैसा दे रखा है कंपनी ने। फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर की बात पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन सी, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, which of the following can be considered as semantic barriers in communication? ये सब जून का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही टफ आया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत पहले से ही मतलब आते हैं। तो सिमेंटिक बैरियर हो गया, कम्युनिकेशन में बैरियर से क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? देखिए, मतलब जहां मीनिंग से रिलेटेड बैरियर हो, जहां अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, जैसे कि the semantic barriers refers to the misunderstanding between the sender and receiver arising due to the different meaning of word and other symbols used in the communication। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ये नहीं होगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन होगा। यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, अगर टेक्निकल लैंग्वेज है तो जरूरी नहीं कि आपका टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो सामने वाले को भी समझ में आए। अनक्वालिफाइड एजम्पशंस, ऐसे एजम्पशंस यूज करना जो कि क्वालिफाइड नहीं है। कुछ यूनिवर्सल एजम्पशंस होते हैं जो सबको पता होता है, और यहाँ पे बोल रहे हैं अनक्वालिफाइड एजम्पशंस। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, सी, डी एंड ई। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ये सब मीनिंग से रिलेटेड नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है इन हाउ मच टाइम एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट वुड बी डबल इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। 50,000 का अमाउंट है, ये पूछ रहा है कितने साल में ये डबल हो जाएगा, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। 5% इंटरेस्ट रेट दे रखा है और बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हर 10वें साल पे ऐड हो जाएगा। तो पहले तो हम 10 साल का निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5% 10 ईयर के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा 25,000। इसे हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस 50,000, तो 10 साल में ये हो जाएगा 75,000। अब इसे क्या करेंगे, अब हमें कितना चाहिए टोटल? 1 लाख, हमें 1 लाख मतलब कि ये डबल बोला है तो इतना करना है। तो अब इसे देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट और होना चाहिए, 25,000। और ये इंटरेस्ट जो है वो कितने साल में आएगा? तो 75,000 का टाइम और परसेंटेज तो दे रखा है, और टाइम को हम एक्स मान लेते हैं और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितने पीरियड में हो जाएगा? 25,000 6/2 आ जाएगा। इसे हम कट कर देंगे 3 एंड ये 100 है, ये हमारा कैलकुलेट कर ये आ जाएगा। और यहाँ पे है 10, तो 10 ईयर प्लस 6 2/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 2/3 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, identify the informal fallacy in the following argument. No one has ever given an indubitable proof regarding impossibility of life on planet X. Therefore, one can conclude that there is life on planet X. तो ये हो जाएगा appeal to ignorance,
रेड हियरिंग, स्ट्रॉमैन, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो इसका आंसर तो है ऑप्शन ए। देखते हैं हम क्या है ये। यहाँ पे इट अकर्स when someone argue for against an idea because there is no evidence to refute। यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है इसे रिफ्यूट करने का, जो भी क्लेम किया गया है तो इसे हम सच मान लेंगे, और क्योंकि उसके उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है तो हम उसे मान लेंगे कि वो सही है। तो इसे कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। और अपील टू इग्नोरेंस से अभी लगातार तीसरा बार भी ये बहुत सारा क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन फैलेसी से जरूर रहता है। नेक्स्ट है which of the following type of inference is based on mere coexistence of middle and measure term as per classical Indian school of logic न्याय। तो क्या बोल रहा है, mere coexistence of middle and measure term। साध्य समा, सामान्यतोदर्शिता, शेषावत एंड पूर्वावत। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, इन्फ्रेंसेस की काइंड्स हैं। ये किसने दिया था, गौतम ने। पूर्वावत, शेषावत एंड सामान्यतोदर्शिता। यहाँ पे क्या है, दो जो है ये कॉजेशन पे बेस्ड है, एंड लास्ट जो है ये मेयर कोएग्जिस्टेंस, जो है वो जैसा है, जैसा दिख रहा है वैसा है, इसीलिए हम उसे जानते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में क्या है, पूर्वावत। इसका मतलब होता है when we infer unperceived effect from a perceived cause। इसका मतलब होता है इन्फ्रेंस, पूर्वावत इन्फ्रेंसेस। इसका क्या होता है, जब हम फ्यूचर रेन, जब हम डार्क क्लाउड देखते हैं, मतलब काला बादल देखकर जब हम बारिश की उम्मीद करते हैं, और यहाँ पे क्या है कि जब हम मडी देख लेते हैं, जब गीली मिट्टी देखते हैं तो हम रेन को कहते हैं कि जरूर बारिश हुई होगी, तो ये हो जाता है शेषावत। जो बारिश के बाद शेष क्या रह गया, मिट्टी, कीचड़, उसी से हम बारिश का अनुमान लगाए होंगे कि जरूर बारिश हुई होगी। इसका क्या होता है, थर्ड जो होता है when inferences is based on not on causation but on uniformity of coexistence। ठीक है, इसे बोलते हैं सामान्यतोदर्शा। when we infer cloven hoof of an animal by its horn। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से एग्जाम्पल को देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट ट्रोजन हॉर्स इज अ malware program designed to restrict the access to the victim data until victim pay for it। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये एक मालवेयर प्रोग्राम तो है, बट ये पे करने के लिए नहीं बोलता है, ये डायरेक्शन एक दे देता है आपको, और ये डायरेक्शन देता है कि डाउनलोड कर ले। किसी भी साइट पे कोई लिंक दिया रहता है, और वो जब डाउनलोड कोई कर लेता है तो वहां से वो चोरी कर लेता है इंफॉर्मेशन को। इसी में एक रैंसमवेयर कर आता है, वो पैसे से रिलेटेड होता है रैंसमवेयर, जो कि बाद में पे करने के लिए कहता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। नेक्स्ट, Google's G Suite and GitHub are example of SaaS cloud computing। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज फॉल्स बट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 10th नंबर, reducing child mortality was one of the goal of sustainable development Millennium Development Goals, both SDG MDG and neither SDG MDG। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं है, ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG का गोल है। यहाँ देखते हैं, डाइऑक्सिन आर नॉट एमिटेड ड्यूरिंग कम्बस्टन ऑफ। तो डाइऑक्सिन जो है वो कोल, प्लास्टिक एंड बायोमास, ये तीनों के कम्बस्टन पे एमिट होता है, डीजल पे नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था यूजीसी नेट में, तो आप इसके बारे में एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। जैसा कि आपने देखा होगा आपके सिलेबस में
डायरेक्ट दे रखा है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल वे जो होता है लर्निंग की, तो कंट्रोल्ड एंड असिस्टेड बाय टीचर, ये सब ये ट्रेडिशनल वे हो जाएगा। एंड बेस्ड ऑन लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड क्या है हमारा, कन्वीनियंस लर्निंग। कन्वेंशनल लर्निंग मेथड है लर्नर ओरिएंटेड। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग जो है ये लर्नर ओरिएंटेड होता है, इसका कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमें, बी, डी एंड ई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट दिया है नो लायंस आर हार्बिवोरस एनिमल इज गिवन ट्रू, देन which statement can immediately inferred to be false। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। बहुत इजीली इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 4-4 का बॉक्स बनाना है हमें। अब यहाँ पे लिखते हैं हम ए, ई, आई एंड ओ। यहाँ लिखेंगे ट्रू, ठीक है, कैपिटल में टी, टी एंड यहाँ पे भी यहाँ लिखेंगे फॉल्स, ये भी ये कैपिटल में रहेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल एफ मतलब फॉल्स एंड स्मॉल टी। यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है, तो यहाँ पे स्मॉल फॉल्स लिखेंगे और यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे अनडिटरमाइंड ये हो जाएगा। और यहाँ जो नीचे का दो होगा, यहाँ पे जो खाली है यहाँ पे अनडिटरमाइंड लिखेंगे। अब यहाँ से आपको ये टेबल आप अच्छे से बनाना, ड्रॉ करना सीख लीजिए। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, नो लायंस आर हार्बिवोरस एनिमल्स, ये हो जाएगा ई में है एंड ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि यहाँ से पूछ रहे हैं, आपको लेना है कैपिटल। कैपिटल में जहां भी बोलेगा, जिस भी स्टेटमेंट का पूछेगा उसका कैपिटल लेटर आपको लेना है यहाँ पे। अब पूछ रहा है कौन सा जो है वो इन्फर्ड टू बी फॉल्स, कौन सा फॉल्स होना चाहिए, ऑल वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये एंड एक सम, सम लाइन आर हार्बिवोरस एनिमल्स, यानी कि ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा इजीली। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप एक बार ट्राई कर देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है, तो जितना भी प्रीवियस ईयर आया है आप उसका प्रैक्टिस कर ले, वो किस टाइप के गैप को पूछता है। इस तरह के हर सीरीज को आप जरूर अच्छे से कर कर जाइए, बहुत सारा नहीं है। अगर आपने 10-15 10-12 भी कर लिया है तो आपका ये हो जाएगा, और ये बहुत इजीली ही मार्क्स इससे मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, 2, 9, 20, 35, 54, 77, 135, मतलब डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके हम सबसे पहले गैप निकालेंगे, तो क्या है 7 यहाँ का, देन 11, 35 एंड ये 15, ये हो जाएगा यहाँ पे 23-135। अब क्या ये देखिए 4, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। कितना है 23 एंड 4, 27 एंड 77, इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 104, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम फॉर द टाइप ऑफ चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल दैट एक्सप्रेस क्राइटेरिया ऑन some point scale to determine the quality of the performance of a student। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर है हमारा
डिफ्यूजन, रूब्रिक, ट्रैक सिस्टम एंड डिडक्शन। तो ट्रैक सिस्टम और डिडक्शन तो नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा रूब्रिक। आंसर ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। In the free version of Google Meet, through your personal Gmail account, you can record your session class. Next क्या है? To join an online class session conducted via Google Meet, you need to log in your Google account. ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, बट दिस ईयर इस पे इसका प्रोसेस पूछा गया था कि गूगल मीट पे आप किस तरह से प्रोसेस, आप कैसे मीटिंग को अरेंज करते हैं और मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। मतलब कि इससे क्वेश्चन आता है, कभी पूछ देता है कि किस रिवर्स ऑर्डर में होता है, डायरेक्ट किस ऑर्डर में होता है। तो आप देख सकते हैं कि गूगल मीट से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। यहाँ पे क्या है, फ्री वर्जन में क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि टू ज्वाइन गूगल मीट हमें उसे लॉग इन करना होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. नेक्स्ट देखते हैं। Scientific research has the ultimate goal of explaining any phenomenon by conditional law, law of uniqueness, law of intuition and law of generalization. साइंटिफिक रिसर्च, इसका गोल क्या होता है? कंडीशनल लॉ होता है, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ यूनिकनेस भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूनिकनेस ही हो, जरूरी नहीं है। एंड लॉ ऑफ इंट्यूशन नहीं होता, ये लॉ ऑफ जनरलाइजेशन होता है। साइंटिफिक रिसर्च की बात जब की जाए तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड बातें होती हैं और यहाँ पे जो भी रिजल्ट होता है उसे जनरलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग इन कम्युनिकेशन सपोर्ट क्या है? बिहेवियरल रिजिडिटी, ओपननेस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट एंड सेक्रेसी। कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? बिहेवियरल रिजिडिटी होनी चाहिए तो नहीं, ओपननेस होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में अगर ओपननेस है तो अच्छी बात है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो कम्युनिकेशन में होता ही है। ट्रस्ट भी होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सही से हो पाएगा। एंड सेक्रेसी नहीं होनी चाहिए, सीक्रेट अगर रखकर कम्युनिकेशन की जाए तो वो सही नहीं माना जाता। और रिजिडिटी भी नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव टर्म हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं। शगुन परचेज अ स्मार्टफोन एट 9/10 of its selling price and sold it at 8% more than its selling price. Her gain is। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? क्या है, वो एक स्मार्टफोन परचेज करती है कितना में? 9/10 सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 है। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 90। अब क्या बोला? ऑफ इट सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट। अब उसको फिर से सेल कर दे रही है 8% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब इसी सेलिंग प्राइस में 8% मोर, मतलब 108। कॉस्ट प्राइस हमारा यही रह जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसका गेन का परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट माइनस करेंगे और यहाँ पे कॉस्ट इंटू 100, सिंपल फॉर्मूला है। तो कितना है? 108 एंड कॉस्ट प्राइस 90, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड कर देंगे क्या, कॉस्ट कितना है 90 एंड 100, ये हमारा आ जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है बहुत इजी आते हैं, एक दो क्वेश्चन कभी टफ किसी सेट में आ जाए, बट ऐसे बहुत इजीली
आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। Looking at a photo of a man, Ravi said, his mother is the wife of my father's son. I have no brothers and sister. At whose photo Ravi looking? तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। His mother is wife of my father's son. Wife of my father's son का मतलब क्या हो जाएगा? अगर उसका कोई भी भाई बहन नहीं है यानी कि वो सिंगल है, और वाइफ ऑफ माई फादर सन, मी फादर एंड वाइफ ऑफ माई फादर सन, यानी इसकी खुद की वाइफ, एंड हिज मदर यानी कि वो अपने सन की बात कर रहा है, बेटे की बात कर रहा है ये। हिज मदर इज वाइफ ऑफ माई फादर सन, हिज वाइफ इज, यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हैं रिलेशन। ये यहाँ पे कोई है, इसके बारे में बात कर रहा है कि हिज मदर इज वाइफ ऑफ माई फादर का सन ये खुद है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये अपने बेटे की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। एडोब, वेब ब्राउजर, कंपाइलर एंड डिवाइस ड्राइवर। एडोब क्या है? ये एक अमेरिकन कंपनी का नाम है। एडोब रीडर नहीं दिया है यहाँ पे, एडोब डायरेक्ट दे रखा है। एंड वेब ब्राउजर ये एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी सॉफ्टवेयर है, एंड डिवाइस ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका हो जाएगा बी, सी एंड डी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द Sustainable Development Goal, the per capita global food waste at the retail and consumer levels is to be reduced to the extent of, कितना कम करना है? ये है 1/2. नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following pollutants has the least residence time in the atmosphere? यहाँ पे देखिए टाइम से रिलेटेड जरूर पूछता है, ये कभी आपको अरेंज करने के लिए दे दे टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड हैज अ लॉन्ग रेसिडेंस टाइम इन एटमॉस्फेयर एंड एवरेज ऑफ अबाउट 120 years, and nitrous oxide molecule has stay in atmosphere for an average of 114 years. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो 50 to several hundred years, एंड दी सबसे कम किसका होता है? मेथेन का। इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथेन का बहुत ही कम होता है, यानी लगभग सबसे कम होता है। तो जब भी मेथेन यहाँ अरेंज करने दे तो ये आप इसे लिस्ट में रख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कंफर्म नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है, बाकी का ईयर दे रखा है, आप लिस्ट निकाल कर एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। इन बाना भट्टा कादम्बरी a good education has been described as having knowledge of 64 kala or art. Among these 64 kala, which among the following subjects are included? तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, आर्ट, वोकेशनल कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, साइंस एंड मेनी अदर सब्जेक्ट, ये सब इंक्लूड है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं 25th नंबर क्वेश्चन। Which of the following are popular software apps used for conducting online conferences? ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के लिए कौन सा ऐप जो है यूज होता है? तो बिग ब्लू बटन, जूम, कोहा, माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड मूडल। ये बिग ब्लू बटन भी है, जूम भी है, कोहा नहीं होगा, एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है। कुछ नाम यहाँ पे है दे रखा, आप देख लीजिए। जूम, स्काइप फॉर बिजनेस, स्लैक है, बिग ब्लू बटन है, ब्लू जींस, वेयर बाय, गो टू मीटिंग, सिस्को वेब एक्स, जिप्सी मीट, उबर कॉन्फ्रेंस, टीम व्यूअर। ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी और डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ऐप से रिलेटेड कोहा, काहूट, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो जरूर एक बार देख लीजिए। Color as a means of communication has meaning that mostly emanate from one's own choice, educational background, social status and culture। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, कलर जो है वो कल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, 6 years ago, the ratio of age of Ravi and Lakshmi was 6:5. After 4 years, the ratio will be 11:10. Ravi's age at present। इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ऐसे तो आप इसे x और y की वैल्यू निकाल कर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इजिली हम इसे कैसे कर सकते हैं देखते हैं। 6 years ago द एज ऑफ, रेशियो क्या है? 6:5 दे रखा है, और 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर कितना है? 11 दे रखा है। तो हम एट प्रेजेंट लेकर चलते हैं, नहीं, हम आफ्टर 4 ईयर डायरेक्ट इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 6x 5x, इसमें प्लस क्या करेंगे? 6 ईयर अगो एंड 4 ईयर, दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस 10 करेंगे। जब इतना करेंगे तो हमारा रेशियो जो है वो दे रखा है 11:10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 60x प्लस 100 एंड 55x प्लस 110, इसे हम इधर कर लेंगे। 5x 10, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अब इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो रवि की एज कितना? 12, और लक्ष्मी का एज कितना हो जाएगा? 10। एंड अभी का एट प्रेजेंट रवि एज, इसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो 18 ईयर आ जाएगा। आप इस तरह से कोई भी अगर एज का क्वेश्चन हो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा या कहीं पे रॉन्ग लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ डिस्क डिफ्रैगमेंटर? रीअरेंज ब्लॉक ऑफ डेटा टू स्टोर फाइल इन कॉन्टिजियस सेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया है एचडीडी से रिलेटेड, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी यूजेस सर्कुलर प्लेटर कोटेड इन मैग्नेटिक मटेरियल, सही है। एक्सेस टू डेटा इज फास्टर देन रैम, इसका जो डेटा है वो रैम से फास्टर है, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है? 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। रैम ज्यादा फास्ट होता है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, यहाँ पे जून 2023 में भी ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि क्या कहते हैं उस प्रोसेस को। तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किसे हटाया जाता है? सबसे पहले प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, वहां पे सॉलिड्स को ही हटाते हैं। उसके बाद फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी देख लेते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर आफ्टर रिमूवल ऑफ ग्रॉस सॉलिड, ग्रिट एंड फैट। नेक्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ रिमेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड एज मच एज पॉसिबल। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है? सेडिमेंटेशन, मैकेनिकल फ्लोकेशन एंड केमिकल फ्लोकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वाटर ट्रीटमेंट जरूर देख कर जाइए, इसे अच्छे से कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रोसेस से प्रोसेस भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन सा प्रोसेस कब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। ये सब इसलिए रिपीट करना क्वेश्चन जरूरी है, कभी कभी क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर से, और ये सब क्वेश्चन जो है बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट एग्जाम में
जरूर पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसे जितनी ज़्यादा बार करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसका आंसर क्या टिक करें। तो ये हो जाएगा एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं, The Hansa Mehta Committee made as recommendation that there is a need to make differentiation in curriculum on the basis of sex. और क्या है, Bhaktavasalam Committee recommended that government and public should both act jointly, realize their responsibilities and proceed in planned manner with regard to the education of girls in the future. सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। हंसा मेहता कमेटी कब आई थी ये कमेटी? ये वुमेन्स एजुकेशन पे है 1962 में, और ये जो है चेयरमैनशिप किसके अंडर? हंसा मेहता। इसलिए टू इम्प्रूवमेंट इन वुमेन्स एजुकेशन। किस लिए थी? यहाँ पे कोएड स्कूल की बात की गई थी। तो यहाँ पे ये सही नहीं है कि देयर इज डिफरेंस इन, मतलब यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं थी करिकुलम जो भी है उसमें कुछ डिफरेंस हो बॉयज और गर्ल्स में। यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है कि वहाँ पे होना चाहिए, टू नीड टू मेक डिफरेंशिएशन, जबकि यहाँ पे ऐसी बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्या है, ये जो भक्तावशलम कमेटी है 1963 में, ज़्यादा ईयर का ज़्यादा गैप नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे 63 में बी से भक्तावशलम है, तो ये देख लीजिए हंसा मेहता पहले है 2 में, एंड ये अपोजिट हो जाएगा, ये 1963 में है। ये वुमेन एजुकेशन जो भी प्रॉब्लम थी उसके लिए कमेटी आई थी, और ये क्या रिकमेंड की थी कि गवर्नमेंट और पब्लिक जो है दोनों ज्वाइंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उसी मैनर में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करें। नेक्स्ट देखते हैं, द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व टू फोकसिंग ऑन वैल्यू एजुकेशन। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है वैल्यू एजुकेशन, तो यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन के लिए दिया है क्या है, यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन कैसे हो सकता है? कल्चरल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय द सोशल ग्रुप कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शन। ये हो जाएगा कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। 34 नंबर क्वेश्चन है, पिक रैट मॉडल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टू for teacher preparation for class teaching, PIC stands for, PIC stands for क्या हो जाएगा? Passive, Interactive, Creative। इस मॉडल से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और दिस ईयर जून में भी क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखते हैं पिक रैट मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? रॉय सिमॉन्स। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नेक्स्ट में आपसे नाम पूछ लिया जाए। उसके बाद पिक का मतलब क्या है? पेसिवली, इंटरेक्टिवली एंड क्रिएटिवली। एंड रैट का फुल फॉर्म क्या है? रिप्लेसमेंट, एम्प्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों टर्म, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लें और याद कर लें। Dash is technique of changing the level of support over the course of a teaching session. More skilled person adjust the amount of guidance to fit the student current performance. ये किसकी बात की गई है यहाँ पे? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की गई है, जहाँ पे जो ज्यादा जो नॉलेजेबल पर्सन जो होता है वो कम नॉलेजेबल पर्सन को प्रोवाइड करता है, उन्हें सपोर्ट, लेवल ऑफ सपोर्ट मतलब उनको देता है। मोर स्किल पर्सन एडजस्ट अमाउंट ऑफ गाइडेंस टू फिट द स्टूडेंट करेंट परफॉर्मेंस। कोई भी अगर स्टूडेंट जो है कुछ करना चाह रहा है उसमें वो उनकी हेल्प करते हैं और इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, द बिग डेटा इंक्लूड। बिग डेटा क्या इंक्लूड होता है? राइटिंग स्टाइल, ब्लैंक स्पेस, साउंड, इमेज, वर्ड। मेनली ध्यान रखिए कि बिग डेटा में साउंड, इमेज और वर्ड ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही ऐड होते हैं बिग डेटा में। अब वो रह गई बात, ब्लैंक स्पेस तो नहीं होगा। राइटिंग स्टाइल, तो वर्ड में ये राइटिंग स्टाइल आ जाता है, तो इसका आंसर तो हो जाना चाहिए 3, 4 एंड 5, ऑप्शन सी। देखते हैं क्या है। Big data refers to large, diverse set of information that grow at ever-increasing rate. It encompasses the volume of information, velocity or speed at which it is created and collected, and
द वेराइटी और स्कोप ऑफ द डेटा पॉइंट being covered known as 3 V's of big data। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ऐसे तो टोटल 5 V's है, बट मेनली 3 V's हैं, जिसे आप याद रखिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। वॉल्यूम मतलब कि इंफॉर्मेशन, कितना क्या इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी मतलब किस स्पीड क्या है, एंड स्कोप वेराइटी क्या है। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, नंबर 3 इज अ प्राइम नंबर, सो नंबर 5 एंड नंबर 7। ठीक है, 3 तो प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 है। तो इससे ये क्लियर होता है ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर। क्या ये सही है? ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर नहीं होता है। जैसे 15 हो गया तो वो ऑड नंबर तो है बट प्राइम नंबर नहीं है। 9 ऑड नंबर तो है बट प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक फैलेसी है, और इस फैलेसी को क्या कहते हैं? मिसिंग द पॉइंट नहीं, irrelevant conclusion, hasty generalization and slippery slope। तो यहाँ पे क्या मिसिंग पॉइंट? यहाँ पे कोई पॉइंट को नहीं मिस कर रहा है। irrelevant conclusion, hasty generalization। तो यहाँ पे क्या है? conclusion irrelevant नहीं है, यहाँ पे hasty generalization मतलब जो जनरलाइज किया गया है ये गलत है। यहाँ पे जो है ये फैलेसी हो जाएगा, hasty generalization। यहाँ पे आईटी एक्ट से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और इस ईयर भी। अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000 penalty for breach of confidentiality and privacy is imprisonment for a term which may extend to dash year or with fine which may extend to dash lakh rupees or both। ये हो जाएगा 2 years 2 साल के लिए और 1 लाख रुपए तक की फाइन लग सकता है। With reference to SWAM, which statement A to C below are correct? SWAM से क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं, इसे तो आप कभी भी छोड़कर मत जाइए, अच्छे से देख कर जाइए कि SWAM कब है। 2027 में ये आया था और ये क्या है? The current SWAM platform is developed by Ministry of Education and NAPTEL IIT Madras, important, with help to Google Inc. and Persistent System Ltd। सही है स्टेटमेंट? करेक्ट है। इट फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम फॉर क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। ये भी सही है। कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड थ्रू SWAM आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर। तो कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, कोर्सेज तो फ्री होते हैं बट जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको मिनिमम चार्जेस किया जाता है जब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है ये, वेस्ट यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड एज। वेस्ट यूरेनियम जो है क्या बोलते हैं उसे? उसे कहते हैं इंडिस्ट, तो वेस्ट नहीं, जो कि जो यूजफुल होते हैं उसे बोलते हैं। तो डिप्लेटेड यूरेनियम इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन है जिसका डिटेल यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कन्फॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कन्विक्शन। यहाँ पे हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई आंसर गलत लगा हो या कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। आपको हर वीकेंड आपको एक टेस्ट मिलेगा और आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और JRF आपके हाथ में होगा, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए। ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए। एग्जाम का डेट आ चुका है, तो थैंक यू।